नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक प्रणाली का मूल है और इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव आयोग की है। आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता, लेकिन मौजूदा आयोग संदेह के घेरे में है। विपक्ष सड़क पर उतरकर आयोग की निष्पक्ष छवि को तार तार कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि आयोग मोदी सरकार की गोद में बैठा है। ऐसे में एक ऐसे चुनाव आयुक्त की चर्चा हो रही है जिसने भारतीय चुनाव प्रणाली को स्वच्छ और पारदर्शी बनाने में अभूतपूर्व भूमिका अदा की थी। ऐसा करते हुए वो तत्कालीन सरकार से भी भिड़ जाता था। नाम आप उसका समझ ही गए होंगे। जी हाँ, बात टीएन शेषन की कर रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे नाश्ते में नेता खाते हैं। लेकिन शेषन की याद करने के पहले उन्हें याद करते हैं जिन्होंने हमें संविधान दिया, सबको वोट का बराबर अधिकार दिया, एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसने शेषन जैसे अफसर को वो ताकत दी कि वो सरकार से भिड़ सके। तो उनकी याद इस तस्वीर में। संविधान सभा की बैठक, पंडित नेहरू। भारत में बालिग मताधिकार यानी 18 साल के ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार आज़ादी के बाद संविधान सभा में एक बड़ा मुद्दा था। आज़ादी के पहले भी कुछ चुनाव हुए थे, उसमें संपत्ति और शिक्षा जैसी शर्तें हुआ करती थी जिसे पूरा करके ही कोई वोट दे सकता था। संविधान सभा में इस बात पर गर्मा गर्म बहस हुई कि क्या सभी को यानी हर नागरिक को बिना शर्त वोट देने का अधिकार देना चाहिए। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि मतदाताओं को शिक्षित होना चाहिए क्योंकि निरक्षरता के कारण गलत नेताओं का चुनाव हो सकता है। लेकिन इस विचार का कई नेताओं ने विरोध किया। खास तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको काफ़ी गलत बताया, इस विचार को। उन्होंने शिक्षा या संपत्ति जैसी शर्तों को खारिज करते हुए कहा कि लोकतंत्र की ताकत हर नागरिक की भागीदारी में है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं। नेहरू ने जोर देकर याद दिलाया कि जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो यही अनपढ़ और गरीब लोग कुर्बानी देने में सबसे आगे थे। उन्हें आज़ादी के फल से कैसे वंचित किया जा सकता है जिसके लिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमारा लक्ष्य एक ऐसा लोकतंत्र बनाना है जो सभी को समान अवसर दे, न कि किसी विशेष वर्ग को। इसके नतीजे में भारत के संविधान ने 1950 में सभी वयस्कों को बिना किसी शर्त के मतदान का अधिकार दिया। ये एक अनोखी बात थी। उस दौर में आज़ाद हुए ज़्यादातर देश तानाशाही की गिरफ्त में आ गए। सिर्फ भारत ही था जो लोकतंत्र और सेकुलरिज्म की राह में आगे बढ़ा। पहले चुनाव ने भारत के उन महान नेताओं के सपनों को ज़मीन पर उतारा जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया था। पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक प्रयोग था। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। यह सुकुमार सेन की तस्वीर है। सुकुमार सेन भारतीय सिविल सेवा के अफसर थे जिनका जन्म 1898 में कोलकाता में हुआ था। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से गणित में स्वर्ण पदक हासिल किया और 1921 में भारतीय सिविल सेवा, जिसे आईसीएस कहा जाता था तब, उसमें शामिल हुए। 1950 में उन्हें भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। पहले आम चुनाव की चुनौती थी कि भारत में 17 करोड़ मतदाता थे, जिनमें से 85% निरक्षर थे। मतदाता सूची तैयार करना एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन सुकुमार सेन ने ब्रिटिश की जो प्रशासनिक मशीनरी थी यानी ब्रिटिश काल की, उसको ही सुधार कर इस लायक बनाया कि मतदाता सूची बन जाए और उन्होंने ये एक बहुत बड़ा काम करके दिखा दिया। गांव-गांव जाकर मतदाता सूचियां तैयार की गई। हर 18 साल से ऊपर के नागरिक का नाम दर्ज किया गया बिना किसी शिक्षा या संपत्ति की शर्त के। लाखों कर्मचारी और स्वयंसेवक इस काम में लगाए गए। सेन ने यह भी सुनिश्चित किया कि प्रत्येक मतदाता को 2 किलोमीटर के दायरे में मतदान केंद्र मिल जाए। 1951-52 के चुनाव में 35 लाख मतपेटियां बनाई गई और सेन ने सुनिश्चित किया कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी हो। उस समय मतपेटियों में अलग पार्टी के वोट अलग मतपेटी में डाले जाते थे।
उनकी मेहनत ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया में एक मिसाल बनाया। अब सोचिए, आज लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि इनमें ये कमी है, उनमें वो कमी है, और ज़्यादातर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसी शिकायत बिहार में आ रही है। लेकिन उस समय लोगों के नाम कैसे दर्ज हों, इसके लिए आयोग और प्रशासनिक मशीनरी ने पूरी ताकत लगा दी थी। उन्होंने अपना फर्ज समझा था कि इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिले। आज उल्टा हो रहा है, लोगों पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है कि वो साबित करें कि वो वोट देने का अधिकार पा सकते हैं। बहरहाल, आयोग की निष्पक्षता पर पहले कभी सवाल नहीं उठा था, हालांकि नियुक्तियां सरकार ही करती थी। आजाद भारत के निर्माताओं ने संवैधानिक संस्थाओं के महत्व को समझा था। आयोग की निष्पक्षता पर कितना यकीन था, इसे 1977 के चुनाव से समझिए, जिसका नतीजा थी जनता पार्टी की सरकार। 30 साल बाद कांग्रेस की सत्ता केंद्र से हटी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। ये चुनाव आयोग की निष्ठा और निष्पक्षता की भी मिसाल थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। विपक्ष की नज़र में वे तानाशाह थी, लेकिन ऐसी तानाशाह थी जिन्होंने बिना किसी दबाव के एक दिन चुनाव की घोषणा करा दी। ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी। कुछ लोगों ने संदेह जताया कि चुनाव तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन आयोग पर दबाव डालकर इंदिरा गांधी अपनी जीत सुनिश्चित कर लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। बिना किसी विवाद के तानाशाह इंदिरा ने सत्ता विपक्ष को सौंप दी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन गए और उनका ये मंत्रिमंडल देश के तमाम नेता, जो पहले कांग्रेस में भी थे, बल्कि ज़्यादातर कांग्रेस में ही थे। इसके बाद देश की राजनीति में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। स्थानीय स्तर पर चुनाव में गड़बड़ियां थोड़ी बहुत पहले भी होती थी, लेकिन आने वाले कुछ सालों में बूथ लूटने जैसी घटनाओं में काफ़ी इजाफा हुआ। सत्ताधारियों के बीच ये बात घर कर गई कि आयोग संवैधानिक और स्वायत्त संस्था नहीं, एक सरकारी विभाग ही है। फिर आया एक ऐसा आयुक्त जिसने इन धारणाओं को कुछ इस अंदाज में बदला कि तमाम राजनेता खौफ खाने लगे, और उसका नाम था टी.एन. शेषन। टी.एन. शेषन, जिनका पूरा नाम तिरुनेलई नारायण अय्यर शेषन था, भारत के 10वें चुनाव आयुक्त बनाए गए थे, जिनका कार्यकाल 12 दिसंबर 1990 से 11 दिसंबर 1996 तक था। केरल के पनक्कड़ जिले के तिरुनेलई नामक स्थान पर जन्मे शेषन ने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से पढ़ाई की और उसके बाद वहां कुछ समय पढ़ाया भी, और फिर 1955 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए चुन लिए गए। वे अपने बैच के टॉपर थे। उनका चुनाव किया था तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने। आप जानते हैं कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरी तो कुछ महीनों के लिए ही चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे, और उन्होंने ही शेषन का चुनाव किया था मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। हालांकि शेषन इस पद के लिए शुरू में बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थे, पर आखिरकार बहुत कहने पर वे राजी हो गए। पर एक बार जब वो पद पर बैठ गए तो फिर उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक चुनाव आयुक्त चाहे तो क्या कर सकता है, उन्हीं कानूनों के दम पर जो किसी अंधेरे कोने में पड़े हुए थे। शेषन ने निष्पक्ष चुनाव को लेकर जैसी सख्ती की, वो एक मिसाल बन गई। क्या किया शेषन ने? आइए शेषन के सुधारों पर नजर डालते हैं। आदर्श आचार संहिता ये पहले भी थी, लेकिन शेषन ने नेताओं को इसके प्रति जवाबदेह बनाया। उन्होंने प्रचार, खर्च और रैलियों पर सख्त नियम लागू किए, और बूथ कैप्चरिंग जो उस समय एक बीमारी बन गई थी बिहार जैसे राज्यों में खासतौर पर, वहां पर उन्होंने अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाई और इसे लगभग खत्म कर दिया। वोटर आईडी कार्ड, जी हाँ, आज मतदाता पहचान पत्र एक आम चीज़ है, लेकिन उसको लाए थे टी.एन. शेषन, और उन्होंने जब शुरू किया तो काफ़ी विरोध भी हुआ। फर्जी वोटिंग लेकिन इससे रुक गई, और चुनाव खर्च पर निगरानी, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता था। उन्होंने खर्च की जो सीमा थी उसकी सख्ती से जांच शुरू की, और सिर्फ कहने के लिए नहीं, लोगों के अंदर यानी नेताओं के अंदर जो चुनाव लड़ते थे, ये खौफ भर गया था कि उनका चुनाव रद्द भी हो सकता है। और जब शेषन ने मतदाता पहचान पत्र की अनिवार्यता की बात की तो तमाम राजनेताओं ने इसका विरोध किया कि ये भारत जैसे देश के लिए बहुत खर्चीली चीज़ है। तब
शेषन ने जवाब दिया था कि अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं बनाए गए तो 1 जनवरी 1995 के बाद भारत में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। कई चुनावों को सिर्फ इसी वजह से स्थगित किया गया क्योंकि उस राज्य में वोटर पहचान पत्र तैयार नहीं थे। और साथ ही शेषन ने जिन सरकारी अफसरों को आयोग की ओर से पर्यवेक्षक बनाया, उन्हें स्पष्ट कर दिया कि किसी भी गड़बड़ी के लिए वे सीधे जिम्मेदार होंगे। शेषन की सख्ती से चारों तरफ हड़कंप मच गया। हालांकि उन्होंने बार बार कहा कि वे सिर्फ उन अधिकारों और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जो चुनाव आयोग को संविधान से मिले हैं और जो संविधान आयोग से अपेक्षा करता है। ऐसा नहीं है कि शेषन एक दिन में शेषन बन गए। वे शुरू से ही अपने अधिकारों के लिए काफी सचेत थे। जब वे अपेक्षाकृत छोटे पद पर थे तभी प्रधानमंत्री कार्यालय तक उनका मामला पहुंच गया था। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। दरअसल परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना ने 1972 में अपने विभाग में उप सचिव पद पर काम कर रहे टीएन शेषन की गोपनीय रिपोर्ट खराब कर दी थी। इसके जवाब में शेषन ने अपना बचाव करते हुए कैबिनेट सचिव टी स्वामीनाथन को 10 पन्नों का पत्र लिखा और अनुरोध किया कि उनके खिलाफ की गई टिप्पणी को उनकी गोपनीय रिपोर्ट से हटा दिया जाए। और यह मामला इंदिरा गांधी तक पहुंचा। उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने पूछा कि आप आक्रामक हैं? शेषन ने जवाब दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी को आक्रामक ढंग से पूरा करता हूं। इंदिरा गांधी ने उनके सामने ही होमी सेठना को बुलाकर पूछा कि गोपनीय रिपोर्ट क्यों खराब की। बहरहाल शेषन बाहर आ गए और कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली, उन्हें पत्र मिला कि उनकी गोपनीय रिपोर्ट दुरुस्त कर दी गई है। अपने से वरिष्ठ से भिड़ जाने का यह अकेला उदाहरण नहीं है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में ऐसे कई अवसर आए और सबके बारे में उन्होंने अपनी जो आत्मकथा है थ्रू द ब्रोकन ग्लासेस एंड ऑटोबायोग्राफी, इसमें उन्होंने लिखा है। जब टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए तो कानून मंत्री विजय भास्कर रेड्डी ने चुनाव आयोग से संसद में पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए कहना शुरू किया। शेषन ने इसका जोरदार विरोध किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग सरकार का कोई विभाग नहीं है। विजय भास्कर इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के पास ले गए। टीएन शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि रेड्डी ने प्रधानमंत्री की उपस्थिति में कहा कि शेषन आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं, मैं चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व करता हूं। प्रधानमंत्री ये सुनकर सन्न रह गए। फिर मैंने प्रधानमंत्री की तरफ मुड़कर कहा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपके मंत्री का यही रवैया रहा तो मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता। इसी तरह एक बार विधि सचिव रमा देवी ने चुनाव आयोग को फोन कर कहा कि विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते हैं कि अभी इटावा का उपचुनाव न कराया जाए। और शेषन लिखते हैं, क्या लिखा उन्होंने, मैंने प्रधानमंत्री को सीधे फोन मिलाकर कहा कि सरकार को शायद यह गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार है। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि आज के चुनाव आयुक्त सरकार से ये बात कह सकते हैं। बहरहाल प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने उनसे कहा, आप रंगराजन से अपना मामला सुलझा लीजिए। फिर शेषन ने कहा कि मैं उनसे नहीं, आपसे मामला सुलझाऊंगा। अंत में इस मामले में रमा देवी ने शेषन से माफी मांगी, तब यह मामला सुलझा। 2 अगस्त 1993 को टीएन शेषन ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया। इसमें क्या कहा गया था? बेहद महत्वपूर्ण बात। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती तब तक देश में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। एक चुनाव आयुक्त क्या ऐसा कह सकता था? लेकिन कहा और सरकार ने फिर इस बात को माना भी। शेषन ने अपने आदेश में लिखा कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि उसके नियंत्रण में होने वाले हर चुनाव, जिसमें 2 साल पर होने वाला राज्यसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जिनके कराने की घोषणा की जा चुकी है, अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कि शेषन से लोग किस कदर नाराज हुए होंगे और पीठ पीछे तो उन्हें अल्सेशियन भी कहा जाने लगा था। जाहिर है शेषन का विरोध भी बड़े पैमाने पर हुआ और फिर सरकार ने 1 अक्टूबर 1993 को 1 सदस्यीय चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया। MS गिल, GVG कृष्णमूर्ति, इन्हें भी शेषन के साथ
आयोग का सदस्य बनाया गया और अधिकार भी बराबर। शेषन को यह बात बेहद नागवार गुजरी और वे अपने अंदाज में थे। उन्होंने इन चुनाव आयुक्तों के साथ सहयोग नहीं किया। यहाँ तक कि वो अमेरिका गए तो इन दोनों के बजाय उप चुनाव आयुक्त DS बग्गा को अपना चार्ज सौंप गए। शेषन के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शेषन की अनुपस्थिति में MS गिल मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर काम करेंगे। जाहिर है मीडिया को मसाला मिला और फिर आयुक्तों में दुराव की खबरें मसाला लगाकर छापी जाने लगी। यह मान्यता थी कि शेषन राजनेताओं से खार खाते हैं, लेकिन राजनीति में एक शख्स ऐसा भी गुजरा था और शायद अकेला था जिसे शेषन काफी पसंद करते थे। कौन थे वे थे राजीव गांधी। इनके बारे में भी शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। 2 अक्टूबर 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी राजघाट में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। तब उन पर एक गोली चली थी। जाहिर है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर चिंता हर तरफ हो गई, खास तौर पर जब प्रधानमंत्री रहते उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। अगले दिन राजीव गांधी ने शेषन को तलब किया। शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैं उनके घर पहुंचा तो वहां चारों तरफ पुलिस वाले फैले थे। राजीव गांधी ने मुझसे कहा, शेषन मैं चाहता हूं तुम कल हुई घटना की जांच करो और मुझे इसकी रिपोर्ट सौंपो। मैंने कहा मैंने इस तरह का काम पहले कभी नहीं किया। शेषन ने कहा दूसरा कोई शख्स मुझसे बेहतर इस काम को अंजाम दे सकता है। तब राजीव गांधी ने कहा तुम निडर होकर बोलते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं, इसी वजह से मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। मुझे रिपोर्ट सौंपने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया गया, ऐसा शेषन ने लिखा। उन्होंने लिखा कि मैंने सुरक्षा व्यवस्था में कमी को लेकर 150 पन्नों की रिपोर्ट राजीव गांधी को सौंपी और यह भी सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए और क्या किया जाना चाहिए। शेषन लिखते हैं कि राजीव गांधी अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते थे। शेषन उनके कोलंबो जाने के भी सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। नतीजा ये हुआ कि वहां एक श्रीलंकाई नौसैनिक ने राजीव गांधी पर राइफल के बट से हमला कर दिया। ऐसे भी मौके आए जब शेषन ने उनके मुंह से बिस्किट निकाल लिया। उनका तर्क था कि प्रधानमंत्री को ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका परीक्षण ना किया जा चुका हो। और जब SPG एक्ट बनाया गया तो उसमें प्रावधान था कि SPG प्रधानमंत्री के अलावा उनके परिजनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। ये शायद मैं नहीं बता पाया आपको कि राजीव गांधी ने उन्हें प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो जब SPG की बात आई तो शेषन राजीव गांधी के पास एक प्रस्ताव लेकर गए कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। शेषन लिखते हैं मैंने राजीव से कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं, कल आप इस पद से हट सकते हैं, लेकिन आपकी जान पर खतरा बना रहेगा। मैंने उन्हें अमेरिका का उदाहरण दिया जहां FBI कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद भी, निधन के बाद भी राष्ट्रपति या इस तरह के लोगों के परिवार वालों को सुरक्षा प्रदान करती रही। लेकिन राजीव इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्हें लगा कि लोग सोचेंगे कि वे ऐसा अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। शेषन ने लिखा है कि मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, राजीव गांधी की मां यानी इंदिरा गांधी की हत्या हो चुकी थी। इसके बावजूद राजीव गांधी पर भी हमला हुआ था, पर वे SPG सुरक्षा की बात को परिवार के लिए स्वीकार नहीं कर रहे थे। ये हुआ 1991 में जब SPG एक्ट में संशोधन हुआ राजीव गांधी की 21 मई 1991 की हत्या के बाद। और तब इस संशोधन के बाद प्रधानमंत्रियों और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों को 10 वर्ष तक SPG सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया और इस अवधि के बाद खुफिया ब्यूरो द्वारा खतरे के आकलन पर सुरक्षा को 5-5 सालों के लिए बढ़ाया जा सकता था। बहरहाल इसमें भी संशोधन हुआ 2019 में जब मोदी जी के दौर में SPG सुरक्षा के दायरे को सीमित कर दिया गया। अब SPG सुरक्षा केवल वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके तत्काल परिवार के सदस्यों तक सीमित है। बहरहाल ये विषयांतर है। असल सवाल तो चुनाव आयोग का है, जिसमें शेषन के बाद ऐसे परिवर्तन आए कि उनका कार्यकाल अब एक सपना ही लगता है। मोदी राज में आयोग की निष्पक्षता और उसके सरकार का विभाग बन जाने के तमाम आरोप लग रहे हैं। बीजेपी इसके लिए लगातार कांग्रेस की आलोचना करती है कि वो संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रही है। लेकिन जब मोदी जी खुद गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने आयोग पर कैसे कैसे सवाल उठाए,
ये याद करना हो तो इनसे मिलिए। जेएम लिंगदो। नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों के बाद चुनाव में देरी करने का आरोप लगाया था। मोदी ने इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा था और बड़ा विवाद हुआ था। यही नहीं, उन्होंने लिंगदो के ईसाई होने की बात भी रैलियों में चिन्हित की थी और उनका नाम लेते थे, जेम्स माइकल लिंगदो, और फिर सोनिया गांधी से जोड़ते थे। और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने आयोग के साथ क्या किया, वो आप अशोक लवासा से पूछिए। अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण 2019 के चुनाव में उनके भाषणों को लेकर सवाल उठे कि ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उन्होंने इन शिकायतों को संज्ञान में ले लिया। लवासा चाहते थे कि इनकी जांच हो, लेकिन बहुमत के फैसले से ये शिकायत खारिज हुई, यानी आयोग के जो बाकी लोग थे वो इससे सहमत नहीं हुए और बाद में लवासा को वहाँ से जाना पड़ा। काफ़ी दिन बाद उन्हें एशियाई विकास बैंक में नियुक्ति दे दी गई और इसे लवासा की उस हिमाकत का नतीजा माना गया जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपत्तिजनक भाषणों की जांच को लेकर कहा था। कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि चुनाव आयुक्त की चयन समिति में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष के अलावा देश के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए। सरकार कानून बनाए, लेकिन सरकार ने कानून बनाया तो मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई जगह नहीं थी। प्रधानमंत्री के अलावा एक वरिष्ठ मंत्री को रख दिया गया, यानी नेता प्रतिपक्ष की राय का कोई मतलब ही नहीं रह गया। हमेशा 2-1 की स्थिति बनी रहेगी। सरकार जिसे चाहेगी उसे नियुक्ति देगी। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्षी आयोग की निष्पक्षता और सरकार के हाथों में खेलने का आरोप लगा रहा है। ऐसे सर्वे भी हुए। CSDS लोक नीति का सर्वे, चुनाव आयोग पर भरोसा कितने लोगों का है। 2014 में 70% लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते थे और 2024 में 55%। आप समझिए, सिर्फ 55%। और ये सर्वेक्षण राहुल गांधी के जो ताज़ा जो उन्होंने आरोप लगाया है, बहुत से प्रमाण दिए हैं, उसके पहले के हैं। और इस समय तो देश भर में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उसमें अगर ये भरोसा 50% से काफ़ी कम हो गया हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। वोट चोरी के आरोपों और विपक्ष के देशव्यापी आंदोलन को देखते हुए निश्चित ही विश्वसनीयता और घटी होगी। अगर देश के 50% से कम लोग चुनाव आयोग पर भरोसा न करते हो या 50% से कम लोग ही करते हो, तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा। ऐसा लगता है कि देश को एक और सेशन की ज़रूरत है, लेकिन उसके लिए ऐसी सरकार भी चाहिए जो किसी को सेशन बनने का मौका दे। अभी तो लवासा बनाकर छोड़ दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। सच बताने का हमारा ये प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.